तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे क्लास 12th मैथ्स 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसके अंदर कि सर ये चैप्टर बहुत कम समझता है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जहां पर हमारी वाट लग जाती है। क्या लग जाती है? वाट। तो अब कैसे सॉल्व करें, कैसे समझे इस कॉन्सेप्ट को? तो बच्चों, आज के सेशन में, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि इस चैप्टर से जो हमारा देखा जाए जो 8 से 10 मार्क का पूरा चैप्टर बनता है, यार दिल खुश हो जाएगा। हाँ कि हाँ, यही सब चीजें पढ़नी है और बहुत सिंपल है, राइट? सो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलाइड एंगल क्या होता है। जहां सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों अलाइड एंगल का, बिकॉज स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली अलाइड एंगल क्या होता है। और इस चैप्टर के अंदर अलाइड एंगल आना कंपलसरी है। जी हाँ, मतलब अगर आपको अलाइड एंगल आ गया तो समझ जाना कि ये चैप्टर आपने 50% सॉल्व कर लिया। मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि यार हमको अलाइड एंगल की रिक्वायरमेंट है, बट हम समझ नहीं पाते कैसे अप्लाई करें फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है अलाइड एंगल में कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कोई भी आ जाए, आपने क्लास 11th में अलाइड एंगल सीखा है, याद नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने की, मैं हूं ना यहां पे बस। तो बेटा जो एंगल आता है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें या तो आता है π/2 का मल्टीपल या तो पाई का मल्टीपल। जैसे मैंने बोला π/2 का मल्टीपल, मतलब क्या क्या हो सकता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। कई लोग बोलेंगे सर आपने 2π/2 क्यों नहीं लिया? बच्चों इसलिए नहीं लिया बिकॉज 2π/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो पाई आ जाएगा। फिर 3 के बाद आता है 4। 4π/2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 4π/2 को सॉल्व किया तो 2π। 6π/2 सर क्यों आपने नहीं लिया? तो 6π/2 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा? 3π। तो हमको π/2 का मल्टीपल चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई होने के बाद भी वो π/2 ही बने रहना चाहिए। समझे बात को? तभी हम चलेंगे, नहीं तो नहीं। चलो, तो जब कभी भी π/2 का मल्टीपल होगा तो साइन का करना है कॉस, अगर कॉस हो तो क्या करना है? साइन। अगर tan दिया है तो कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट दिया है तो tan में कन्वर्ट करना है। सेक दिया है तो कोसेक में बदलो, और कोसेक दिया है तो सेक में बदलो। देखा आपने? तो π/2 या π/2 का मल्टीपल होगा। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जी हाँ, हम कन्वर्ट करेंगे यहां पर। अगर साइन है तो कॉस में करो, कॉस है तो साइन में, tan है तो कॉट में करो, कॉट है तो tan में, सेक है तो कोसेक करो, एंड कोसेक है तो सेक यार। लेकिन अगर पाई आ जाता है, मतलब क्या? जैसे मैंने बोल दिया पाई, 2π, 3π, 4π, 5π एंड सो ऑन, मतलब पाई का मल्टीपल। सो स्टूडेंट्स, अगर पाई का मल्टीपल आता है तो क्या करना होता है? जी हां, सेम रखना है। साइन को साइन ही रखना है, कॉस को कॉस ही रखना है, टेन को टेन ही रखना है, कॉट कॉट ही होगा, सेक सेक ही होगा, एंड कॉसेक कॉसेक ही होगा। मतलब नो चेंज। π/2 वाले में चेंज होता है, बट इसमें चेंज नहीं होता। फिर इतना होने के बाद आपको देखना होता है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है 0 होता है, फिर ये π/2 होता है, फिर ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर यहां पे आके 2π होता है। तो आप सभी को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, मैंने एक तरीका बताया कि ऑल साइंस टीचर चोर। ऑल साइंस टीचर चोर, ऑल साइंस टीचर चोर। तो ऑल का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे वो tan हो, चाहे कॉट, चाहे सेक,
और चाहे कोसेक ही क्यों ना हो। तो साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक, साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। एज फॉर साइन, एंड साइन का उल्टा सर होता है कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है दोस्तों? कोसेक। देखा आपने? ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, लेकिन उसके अलावा सब क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। मतलब चाहे कॉस हो जाए, टेन हो जाए, कॉट हो जाए, सेक हो जाए, ये सब नेगेटिव होगा। टी फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ में सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो बस आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि कहां पे कौन पॉजिटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहां पे कौन पॉजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जिस भी क्वाड्रेंट में जाते हो, उस क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या यूज करना है, मैं कभी भी याद रखना, मुझे पता है कि पाई बाय 2 वाले में साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कन्वर्ट करे, गलती हो गई, मतलब समझ रहे हो ना, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर सेम सेम हो तो मतलब गलतियां कम होती हैं। इसलिए जब कभी भी मैं ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं ना, मैं मैक्सिमम पाई या 2 पाई की हेल्प लेता हूं। किसकी हेल्प लेता हूं बच्चों? पाई या 2 पाई की हेल्प लेता हूं। समझो बात को। मतलब अगर मुझे जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आना तो कैसे आने का? सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, ये बच्चों पाई बाय 2 है, ध्यान देना, और ये 3 पाई बाय 2 है। देखा जाए तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई बाय 2 का भी यूज कर सकता हूं और पाई का भी यूज कर सकता हूं ना। ये पाई है, पाई का भी यूज कर सकता हूं, तो पाई बाय 2 का भी यूज कर सकता हूं। लेकिन मैं हमेशा किसका यूज करूंगा? पाई का। तो ये पाई है, मैं क्या यूज करूंगा? पाई माइनस थीटा। मतलब जो भी एंगल आएगा पाई माइनस थीटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि पाई से कम है। लेकिन थर्ड में आया तो क्या हो जाएगा सर? पाई प्लस थीटा। याद कर लो, आपको यही एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो, चाहे पॉजिटिव के लिए बना रहे हो, चाहे नेगेटिव, कोई भी फॉर्मूला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? पाई माइनस थीटा। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और थर्ड में हम क्या यूज करेंगे? पाई प्लस थीटा। फोर्थ में आया तो मैं 3 पाई बाय 2 भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा पाई 2 पाई ही लूंगा। तो 2 पाई माइनस थीटा, बिकॉज पीछे आ गया ना, पीछे मतलब कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप याद रहेगा। ये पाई था, उससे कम किया तो पाई माइनस थीटा, पाई से ज्यादा पाई प्लस थीटा, 2 पाई से कम 2 पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड में जाना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आना है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आना तो 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो, अगर आप चाहिए तो पाई बाय 2 का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। अगर आप पाई बाय 2 लेते हो तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, बिकॉज आगे गए ना, एंगल पाई बाय 2 से बढ़ गया, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर आप 3 पाई बाय 2 का मदद ले रहे हो यहां पर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 पाई बाय 2 माइनस, बिकॉज पीछे की तरफ गया ना बेटा, कम हुआ एंगल, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर आप 3 पाई बाय 2 यहां ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो कहने का मतलब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको यूज करने के लिए। पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जरूरत यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या यूज करो? पाई एंड 2 पाई। तो सेकेंड जाने के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड पाई प्लस थीटा, फोर्थ 2 पाई माइनस थीटा। अब जैसे मुझे किसी ने बोला, देखो रैंडमली मैं बोल रहा हूं, किसी ने मुझे बोला कि सर कॉस निगेटिव के लिए फॉर्मूला बनाओ। देखो कॉस निगेटिव के लिए बस इतना बोला, कॉस निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? मैं देखूंगा कॉस पॉजिटिव कहां कहां होता है। कॉस पॉजिटिव कहां कहां होता है सर? कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। देखो ना, फर्स्ट में भी पॉजिटिव और फोर्थ में भी पॉजिटिव। सो अगर फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कहां होता है दोस्तों? जल्दी बोलना सर। सेकेंड एंड थर्ड में। सेकेंड एंड थर्ड में, यस और नो? यस, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। सेकेंड एंड थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो सेकेंड में जाने के लिए क्या यूज करेंगे? पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या यूज करेंगे? पाई प्लस थीटा। तो सेकेंड में जाने के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड में आने के लिए पाई प्लस थीटा। देखो मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, मजा आएगा।
आपने मुझे क्वेश्चन क्या बोला कि सर कॉस निगेटिव होने के लिए अलाइड एंगल का यूज करके फॉर्मूला बनाओ, तो मैंने बोला कि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो निगेटिव कहां होता है सेकेंड एंड थर्ड में। सेकेंड जाने के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड में आने के लिए पाई प्लस थीटा। हो गया। ये किसके लिए फॉर्मूला है? कॉस के लिए। वहां पे कॉस क्या होता है दोस्तों? निगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लो, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, याद करने की जरा भी आपको जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। यही तो होता है मजा। अगर आपने किसी ने बोला सर साइन नेगेटिव का फॉर्मूला, साइन नेगेटिव कहां होता है? सर पॉजिटिव तो होता है फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कहां होता है सर? थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड मतलब पाई प्लस थीटा, फोर्थ मतलब 2 पाई माइनस थीटा। सही है, चलेगा। किसके लिए है? साइन के लिए ना, तो साइन क्या होता है? साइन निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अलाइड एंगल अगर आपको आ गया तब मजा आएगा आगे चल करके। तो ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके सॉल्यूशन की बात किया तो दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। पहला होता है बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। बोलो पहला क्या होता है? प्रिंसिपल, मतलब किसी भी, अब कई लोग बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये क्या बन गया आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। मैंने बोल दिया रूट 3 सेक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या बन गया आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो एनी इक्वेशन containing trigonometric functions like sin, cos, tan, cot, sec, cosec, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर ये इक्वेशन है तो उनको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, और सॉल्व करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन है सर? दो सॉल्यूशन, एक है जनरल और एक है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा होता है? अगर आपका सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में आ जाए, अगर आपका सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। ये कौन सा ब्रैकेट है बेटा? सेमी क्लोज्ड। ये स्क्वायर आ गया मतलब क्लोज्ड, ये ओपन हो गया मतलब राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, ये सब टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज्ड, बिकॉज क्लोज हुआ बट पूरी तरीके से नहीं, सेमी क्लोज्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेरा x की वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई के बीच में होगी। 0 होगी बट 2 पाई नहीं। ये इसका नियम है। कई लोग बोलेंगे सर 2 पाई क्यों नहीं है? तो उसका आंसर ये है बच्चों कि जो वैल्यू x की 0 पे आएगी वही वैल्यू x की 2 पाई पे आती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है 0 और 2 पाई एक ही जगह आते हैं, है कि नहीं? इसके जो वैल्यू 0 पे आएगी वही 2 पाई। तो हमको अपने आंसर को रिपीट नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान देना। देखा? तो जो अगर मेरे किसी भी जनरल सोल्यूशन में मेरी वेरिएबल, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन, अगर मैं कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल सोल्यूशन। लेकिन सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन। लेकिन जो जनरल सोल्यूशन होता है वहां पे हमारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ n के रूप में आती है, जहां पे n होता है बच्चों इंटीजर्स। अब मेरे पास इनफाइनाइट इंटीजर्स है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल सॉल्यूशन। तो मैं सबके यहां पर कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे मैंने बोल दिया साइन थीटा इक्वल टू 0 है, सो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर बच्चों, z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स मतलब क्या? जैसे मैंने बोल दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इंफिनिटी। सो कहने का मतलब है सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं 0, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, जैसे मैंने n के प्लेस पे रखा 0,
सॉरी, हाँ, मैंने एन के प्लेस पे रखा 0, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0। तो मुझे पता है साइन 0 0 होता है। एन के प्लेस पे 1 रखा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई। तो थीटा पाई रखा ना, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0। जनरल सोल्यूशन समझ गया। दूसरा, cos थीटा इक्वल टू 0 में क्या होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। अगेन n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये सब फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला को याद करना है कि साइन थीटा इक्वल 0 का जनरल सोल्यूशन कैसा दिखता है, cos थीटा इक्वल 0 का जनरल सोल्यूशन कैसा दिखता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ओनली। थर्ड वन, tan थीटा इक्वल टू 0। जब इसके ऊपर मैं सम कराऊंगा तो और मजा आएगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई, सेम ऊपर के जैसा होता है, मतलब जो साइन थीटा है। फिर फोर्थ फॉर्मूला आपका आता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। उस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। सर हमें कैसे ये सब याद रहेगा, याद हो जाएगा, घबराओ मत, जब मैं कराऊंगा सब याद हो जाएगा। फिफ्थ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू z। छठवा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, बच्चों थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पे अगेन n बिलोंग्स टू z। फिर याद रखना 7, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। 8th, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। 9th, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है बच्चों, क्या, थीटा इक्वल टू n पाई, ये प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखा आप सभी ने, और हर केस में n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। देखा, तो आप सभी को ये जनरल सॉल्यूशन आना ही चाहिए। ये क्या है बच्चा, आपका जनरल सॉल्यूशन। मतलब अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है साइन थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। मतलब ये फॉर्मूला आ गया ना गारंटी के साथ। बच्चों याद रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के इतने बात क्लियर है तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। यस, आराम से इससे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। ये होने के बाद अगली बारी आती है हमारा जो कोई भी फंक्शन का जो वैल्यू होती है, मतलब किसी भी वैल्यू को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट, ये जो पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है इसके ऊपर भी सम्स पूछे आते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर। तो मैं ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका पोलर फॉर्म होता है इसको हम दिखाते हैं हमेशा r कॉमा थीटा से, एंड जो कार्टेशियन फॉर्म होता है उसको हम दिखाते हैं हमेशा x कॉमा y से। बच्चों पोलर फॉर्म क्या होता है आपका, r कॉमा थीटा, एंड योर कार्टेशियन फॉर्म इज x कॉमा y। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं बात को। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे मुझे r और थीटा निकालना है या x एंड y निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू होती है बच्चों r cos थीटा, और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा निकालना हुआ r और थीटा की वैल्यू, तो r की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब समझते हैं बात को। हो सकता है कि मेरे को r और थीटा दिया गया हो और बोले कि सर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाओ। दैट मींस वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, और हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, x एंड y की वैल्यू। अब जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है r cos थीटा, y की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा, आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया गया था और बोलते हैं कि पोलर फॉर्म निकालो, तो r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इट इज वेरी सिंपल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
और जो थीटा होता है इट इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। लेकिन इस थीटा की वैल्यू को निकालते समय बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसको निकालने का क्या कि पहले चेक करो आपका पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है। प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन माइनस और प्लस बोल दिया मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस बोल दिया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस बोल दिया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया बच्चों। चलो, क्योंकि एक्स और वाई देखो आपके पास एक्स और वाई की जो भी वैल्यू दी होगी उसको साइन के साथ में दिया होगा। अगर दोनों प्लस प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, डायरेक्टली एंगल मिल जाएगा थीटा। अगर माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस है बच्चों तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो याद रखना जब भी आप बात करोगे, अगर मान के चलो आपका जो वैल्यू है, जो आपका पॉइंट है वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसा आएगा? इट इज ऑलवेज, जस्ट वेट, थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा इसको बड़ा करता हूं बच्चों बिकॉज छोटे में मजा नहीं आ रहा है, इसको हम थोड़े बड़े कर देते हैं। हाँ, अब बढ़िया है, यस। तो अगर आपका x कॉमा y सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है मतलब साइन क्या है बच्चों? माइनस प्लस, तब आपका जो थीटा होता है इट इज ऑलवेज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। बच्चों ये रखना, ये जो साइन है मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन का मतलब ये होता है कि वैल्यू कुछ भी होगी, मॉडुलस से बाहर निकले तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलेगी। अगर आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है तो थीटा क्या होता है? पाई प्लस। याद है अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया लाइट एंगल, लगभग वहीं से मैच हो रहा है। मतलब अगर बच्चों आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिया ना तो ये ट्रिग्नोमेट्री उसी चीजों से आपस में जुड़ा होता है, तो कोई गलती होने वाली नहीं है। फोर्थ में आ गया तो थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। हमेशा ये बात याद रखो, ठीक है। सो ऐसा करने से कभी गलती नहीं होगी। सर फर्स्ट में आया तो क्या? अरे फर्स्ट में डायरेक्ट एंगल मिलता है, जैसे आपका साइन कॉस टेन कुछ भी हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली मिलता है। जैसे मैंने बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री, डायरेक्ट हो गया, समझ गया ना ऐसा। लेकिन सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, ये यूज करना है। यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यहाँ पे 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये हो गया पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इसके बाद जो बारी आती है वो बच्चे परेशान होते हैं उसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, मान लो ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, तो ए के सामने के साइड को दिखाते हैं स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने के साइड को दिखाते हैं स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने के साइड को दिखाते हैं स्मॉल सी से। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो पहला रूल बन रहा है उसे हम बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? साइन रूल। साइन रूल इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि सिंपल, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, राइट? या तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। सर कौन सा कब यूज करें? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारे पास फॉर्मूला तो ही होता है और उस फॉर्मूला का यूज कब करना चाहिए। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हमने एंगल निकालना है ए बी सी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, साइड ए बी सी निकालना है तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और दोनों एक ही चीज है। और इन्हीं से हमें कुछ और भी मिलता है, जानते हो क्या? अगर मुझे साइन ए अपॉन साइन बी निकालना है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए अपॉन बी। देख लो, सिंपल बच्चों। अगर साइन बी अपॉन साइन सी निकालना है तो ए अपॉन सी। समझ गए बात को? अगर एंगल ए एंगल बी है तो साइड ए साइड बी, एंगल बी और एंगल, यहां पे गलती कर दिया मैंने, एंगल बी और एंगल सी है तो साइड बी और साइड सी। तो इस हिसाब से हमारा काम होता है। अब
साइन रूल के बाद जो अगला रूल आता है, जी हाँ, साइन आया तो कोसाइन ने क्या गलती की है? ये होता है बच्चों कोसाइन रूल। मस्त है। देखो कोसाइन रूल कैसे होने का मस्त मस्त समझाऊंगा। तो कोसाइन रूल में क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस ए। चलेगा? अगर ये ए है तो माइनस में ए स्क्वायर आएगा। अगर मैं निकालता हूं कॉस बी, अगर यहां पे एंगल बी है तो माइनस में बी स्क्वायर। ऐसे याद रखना बच्चों, अगर एंगल ए है तो माइनस में ए स्क्वायर, एंगल बी है तो माइनस में बी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर एंगल सी है तो माइनस में क्या होगा? सी स्क्वायर। चलो एक एक करके फर्स्ट वाला बात करते हैं। सो कॉस ए क्या बोलता है? अगर एंगल ए है तो माइनस में होगा ए स्क्वायर। बचा कौन? बी और सी। अरे भाई बी और सी को लिख दे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी यही बी सी नीचे लिख दो दो बार, मतलब 2bc, नॉट दो बार, 2bc, 2 टाइम्स ऑफ bc। चलेगा? बिकॉज माइनस में ए स्क्वायर आ गया तो बचा कौन? बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वही bc नीचे होगा। अगर कॉस बी है तो माइनस में होगा बी स्क्वायर, तो बचा कौन दोस्तों? ए एंड सी। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही ए सी नीचे लिख दो 2 टाइम्स ऑफ ए सी। माइनस में सी स्क्वायर है तो बचा कौन? ए और बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही ए बी नीचे आ जाएगा। कितना सिंपल था मुझे बताओ। जरा भी समय लगा आपको कि कौन सा कॉस पूछना है? कॉस ए बोलना है, कॉस बी बोलना है, कॉस सी बोलना है। अगर कॉस ए बोला है तो माइनस में ए स्क्वायर, कॉस बी बोला है तो माइनस में बी स्क्वायर, कॉस सी बोला तो माइनस में सी स्क्वायर। बाकी सब आपने फंडा सीख लिया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या? ए के लिए तो अगर मैंने ए टारगेट किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिखने का तरीका देखो, यहां पे बी है ना, तो अगर मैंने बी स्क्वायर को टारगेट किया तो बचा कौन? ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पे माइनस में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अगर ए स्क्वायर लिखा तो बचा क्या बच्चों? बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो राइट में लिख दिया। कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर्मूला, वेट करो। बी स्क्वायर लिखा तो क्या बचा? ए एंड सी ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर लिखा तो ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस इसी बी सी को दो बार लिखो, 2bc। यहां पे क्या लिखेंगे? ए सी, तो 2ac। यहां पे ए बी है ना, तो माइनस 2ab। देखा? इसी के बाजू में कॉस लिखना है, लेकिन ध्यान देना कॉस, ये ए है तो एंगल ए कॉस, ये बी है तो एंगल बी, फिर यहां पे भी कॉस, ये सी है तो एंगल सी। आई होप सभी को ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। तो बच्चों ये क्या था आपका? साइन रूल एंड कोसाइन रूल। अगर ये आ गया तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो होता है बच्चों प्रोजेक्शन रूल। देखो सारी चीजें मैं बता के जाऊंगा, मस्त में मजा आएगा। प्रोजेक्शन रूल, इसको आप अच्छे से जिस स्पीड से देखना है देखो। देखो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, मस्त है। ए है, समझो बात को, ए है तो बचा क्या? बी और सी। अगर बी है तो क्या बचा बोलो? ए एंड सी। अगर सी है तो क्या बचा? ए और बी। ऐसा तो आपको सीक्वेंस कोई भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है तो बी सी, बी है तो बचा जो जो बचते हैं वो उसको साइड में लिख दो। अब इनके बाजू में लिखना है कॉस, इसके बाजू में भी लिखना है कॉस, हर जगह कॉस ही रहेगा। अब देखो ये जो कॉस लिखा उसके बाजू में एंगल लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे एंगल? ध्यान देना, यहां पे साइड बी और सी है ना, अगर साइड बी और सी है तो एंगल भी बी और सी होगा, लेकिन साइड बी के साथ एंगल सी और सी के साथ एंगल बी। कंफ्यूज मत होना, यहां पे साइड बी और साइड सी था इसलिए एंगल भी बी और सी होगा, लेकिन बी वाले के साथ सी और सी वाले के साथ बी। यहां पे साइड कौन है बेटा? ए और सी, तो एंगल भी क्या होगा बच्चों? ए एंड सी, लेकिन ए वाले के साथ सी और सी वाले के साथ ए, बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा। यहां पे साइड क्या है बोलो? ए और बी, तो एंगल भी क्या होगा? ए और बी, लेकिन ए वाले के साथ एंगल बी और बी वाले के साथ एंगल ए। आई होप ये प्रोजेक्शन रूल आपको सिंपल लगा होगा, राइट? अगर प्रोजेक्शन रूल सिंपल लगा तो चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ने क्या गुनाह कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। यह है एबीसी, आज सभी को पता है ए के सामने ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो मैं किसी भी एंगल का यूज कर सकता हूं बच्चों। मैं एंगल ए भी यूज कर सकता हूं, एंगल बी भी यूज कर सकता हूं, एंगल सी भी यूज कर सकता हूं।
अगर मैंने एंगल ए यूज किया, मैं यहां पर लिखूंगा साइन ए, एंगल बी यूज किया तो साइन बी, और एंगल सी यूज किया तो साइन सी। देखा, मैं एंगल ए बी सी में से कोई भी यूज कर सकता हूं। सर कौन सा यूज करे? अरे जो एंगल दिया रहेगा वही यूज करोगे ना, बस इतना रखना। तो एंगल ए दिया है तो साइन ए, एंगल बी दिया है तो साइन बी, एंगल सी दिया है तो साइन सी। लेकिन उसके बाजू में लिखेंगे हाफ। अब ए है ना, तो बचे कौन? बी और सी, साइड बी सी लिख दो। ये एक तरीका है। तो ऐसे एंगल ए कौन कौन से दो साइड ने बनाया? बी और सी ने, तो बी सी। एंगल बी को पढ़ते हैं, एंगल बी यहां पे है। एंगल बी को बनाने के लिए कौन दो लोग जिम्मेदार हैं? ए और सी, तो लिख दो हाफ ए सी। फिर एंगल सी, एंगल सी को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बी और ए, तो हाफ ए बी। देखा आपने? तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं बाय यूजिंग साइन। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। सो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि अलाइड एंगल क्या होता है, अलाइड एंगल के बाद फिर मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, राइट, एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इतना होने के बाद एक चीज आप सभी लोग बताते हैं, हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट। बच्चों अभी आने वाला है हाफ एंगल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। एक्चुअली पूछता सबके ऊपर है, बट हाफ एंगल क्या, ध्यान दो। सभी ने बचपन में सीखा है एस का मतलब क्या होता है। यस, सही बोला। एस का मतलब होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन साइड है, सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दिया, इट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर, राइट। तो इस एस का यूज करके बच्चों मैं साइन ए बाई 2 निकाल सकता हूं, साइन बी बाई 2 फाइंड कर सकता हूं, और साइन सी बाई 2। कैसे होगा ध्यान दो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मजा आएगा। तरीका देखो, ये ए है ना, ए को भूल जाओ, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब अगर यहां पे एंगल ए है ना, तो साइड ए को भूल जाओ, तो क्या बचा? बी और सी ना, तो क्या लिखने का? एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिवाइड बाई यही बी सी नीचे लिख दो। वेरी गुड, सिंपल समझ आ गया बात। ए है तो ए को साइड को भूल जाओ, क्या बचा? बी और सी, तो क्या हो जाएगा? एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। यहां पे एंगल बी है तो एंगल बी भूल जाओ, एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी। सी है तो आप सी भूल जाओ, एस माइनस ए और एस माइनस बी डिवाइड बाय ए बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहीं से बनता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। तो ये देखो कैसा आता है, ये एंगल ए है ना, तो ए ही पकड़ो, मतलब एस इंटू एस माइनस ए। अब ए के अलावा कौन से दो साइड बचे हुए? बी और सी ना, तो डिवाइड बाय बी सी। देखो तरीका जैसे बता रहा हूं वैसे याद करोगे, कभी गलती नहीं होगी बेटा। फिर यहां देखो, अगर मुझे यहां पे कॉस बी बाई 2 निकालना है, ये बी है ना, तो एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय बी के अलावा क्या बचा? ए सी। अगर ये कॉस सी बाई 2 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इट इज अगेन एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ए बी। देखा, तो ये हो गया हमारा cos c बाई 2। अगर आपको sin a बाई 2 cos a बाई 2 है, तो आप सभी लोग जानते हो tan a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? सर इट इज ऑलवेज sin अपॉन cos। तो मैं tan का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इट इज अंडरस्टूड कि tan a बाई 2 क्या होता है? sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। तो क्या हो जाएगा? s माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए, बिकॉज बी सी कैंसिल, या डिवाइड करो कैंसिल हो जाएगा। साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस बी बाई 2 क्या हो जाएगा? tan b बाई 2, जिसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी। ए सी कैंसिल, वैसे आपका tan c बाई 2 आ जाएगा। सो इस तरीके से बच्चों हम हाफ एंगल का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम में, प्लीज इसको जरा भी इग्नोर नहीं करना। लेकिन अगर इतना आ गया, इतना समझ में आ गया, तो अब जो आने वाला है वो आने वाला है धुरंधर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है बच्चों। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
अब मजा आएगा, ध्यान देना, फिक्स क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। जैसे अगर आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका रेंज क्या होता है, मैं रेंज बता रहा हूं बच्चों, रेंज, इसका रेंज होता है हमेशा -90 से +90, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब -90 से +90 की भी वैल्यू होगी, दोनों भी होगी। फिर हमारा आता है tan इनवर्स एक्स, ये होता है बच्चों राउंड ब्रैकेट में -90 से +90। देखो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल और राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो जो भी मेरे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी वो -90 से +90 के बीच में तो आएगी आएगी, साथ ही साथ -90 और +90 भी होगा, राइट। लेकिन राउंड ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ उन दोनों नंबर के बीच की वैल्यूज होती हैं, समझ गए। देन हमारा आता है बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है -90 से +90, बट -0 करना पड़ता है बिकॉज कोसेक 0 होता है, नॉट डिफाइंड, अगर आपको याद होगा कोसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कहने का तात्पर्य यहां पे ये दोस्तों कि जो भी मेरे पास जिनके पास भी साइन का फ्लेवर होता है, साइन के साथ दोस्ती होती है ना, उनका आंसर -90 से +90 में आता है। चाहे मैं साइन की बात करूं, tan में साइन कॉस दोनों है, बट ऊपर कौन है, साइन। कोसेक तो साइन का ही पार्ट है ना, कोसेक इक्वल टू 1/sin। तो इन सब में क्या होता है -90 से +90 का कॉन्सेप्ट। लेकिन जिसमें भी कॉस का फंडा आ जाए, कॉस से जो दोस्ती करेगा उसका रेंज आता है बच्चों 0 से पाई। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा आपका 0 to पाई। देन आपका आता है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स 0 to पाई। सिर्फ tan इनवर्स कॉट इनवर्स के केस में ही ओपन इंटरवल होता है, बाकी हर केस में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल। सेक इनवर्स ऑफ एक्स बच्चों 0 to पाई, लेकिन इसमें मुझे माइनस करना पड़ता है π/2 क्योंकि सेक 90 होता है, नॉट डिफाइंड। मुझे ऐसा लगता है कि सबको बहुत जल्दी याद आ जाएगा कि कभी भी याद रखना, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स में साइन से दोस्ती होती है, इसलिए इन सबके रेंज की वैल्यू होती है -90 से +90। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स के केस में कॉस से दोस्ती होती है, इसलिए इनका वैल्यू होता है 0 से पाई। अब याद रखना, कभी भी याद रखो बच्चों कि अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ -x आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना माइनस साइन बाहर निकाल दो, क्योंकि अपनी वैल्यू माइनस में मिलती है इसके लिए। सिमिलरली अगर tan इनवर्स ऑफ -x आता है तो माइनस साइन बाहर, क्योंकि बच्चों साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के केस में हम माइनस साइन बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस में आ सकती है। लेकिन अगर मेरे पास कहीं पे आ जाए cos इनवर्स ऑफ -x, तो मैं माइनस बाहर निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज माइनस बाहर निकाला तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हमारी वैल्यू ही 0 से पाई के बीच में, मतलब नेगेटिव है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करने का, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। देखा। देन अगर ये cot इनवर्स ऑफ -x है, इट इज अगेन पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। अगर ये sec इनवर्स ऑफ -x है बच्चों, तो अगेन पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। देखा। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, कैसे भी करके। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ये जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूं आपको इतना ही रिक्वायर्ड है। आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रैक कर लोगे, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो आपका 12th का बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, कहीं पर भी जो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर एक और बंदा है जो बहुत परेशान करता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है। बड़ा सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ, ये प्लस है ना, x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आप रिलेट कर सकते हो tan के फॉर्मूले से, याद है ना, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, रिलेट कर सकते हो, कोई गलती नहीं है, बिकॉज चीजें वैसे ही बनी हुई हैं। अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y आ जाए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बच्चों x। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई।
देखा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चों, मतलब ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो इनवर्स फंक्शन होता है। मतलब अगर आपने इतना कर लिया तो इसकी गारंटी ये है कि आराम से आप सम्स कर सकते हो। जब इसके ऊपर सम्स करेंगे और मजा आएगा, लेकिन हाँ, ये अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इतना गारंटी याद रखना कि ये फॉर्मूले मुझे समझ में आ गए हैं, और फॉर्मूले समझ में आ गए हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 50% सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को ये लेक्चर जरा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और मजा भी आएगा। यार देखो क्या होता है ना, हमेशा कपिल शर्मा का शो नहीं देखने का, कभी कभी सीरियस मूवी भी देखने का, उससे हमें सीखने मिलता है। तो वैसे ही ये अपने को अच्छे से समझेंगे ना तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये जो चैप्टर, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, चाहे वो आपका वेक्टर हो, चाहे लाइन प्लेन हो, ये जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ना, जाके अपने सीनियर से पूछना बच्चों। इतना सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना कि एकदम आसान बना देता हूँ। ठीक है, बट आपको जुड़े रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज keep learning and keep practicing. Jai Maharashtra, my dear students. Bye bye.